भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा जीवनदायिनी है और जब यह पूरे आवेग से बहती है तो प्रलय भी लाती है। 1953 में एवरेस्ट फतह कर चुके एडमंड हिलेरी ने 24 साल बाद इसी गंगा की धारा के विपरीत नाव चलाने का फैसला किया था, लेकिन इस बार उनके साथ 18 लोग और भी थे और इस यात्रा में खुद उनका बेटा भी साथ था। इस मिशन को नाम दिया गया ओशियन टू स्काई का। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आज की तारीख का संबंध एवरेस्ट फतह करने वाले सर एडमंड हिलेरी से है। 25 अगस्त 1977 को हिलेरी ने आज के दिन अपनी ओशियन टू स्काई यात्रा का आगाज़ किया था। 25 अगस्त साल 1977 की वो तारीख जब सर एडमंड हिलेरी ने अपने दोस्तों के साथ भारत की पवित्र गंगा नदी को पार करने के लिए ओशियन टू स्काई यात्रा हल्दिया बंदरगाह से शुरू की थी। हिलेरी का मकसद था कलकत्ता से बद्रीनाथ तक गंगा की धारा के विपरीत जल प्रवाह पर जीत हासिल करना। इस साहसी अभियान में उनके साथ 3 जेट नौकाओं का बेड़ा था। पहला गंगा, दूसरा एयर इंडिया और तीसरा कीवी। उनकी टीम में 18 लोग शामिल थे और इसमें उनका 22 साल का बेटा भी साथ था। हिलेरी का ये अभियान उन दिनों बड़ी चर्चा में था और सबकी निगाहें इस मिशन पर थी। सभी के मन में ये सवाल था कि क्या हिमालय को जीतने वाला गंगा को भी साथ लेगा। लेकिन नंदप्रयाग के पास नदी के बेहद तेज़ बहाव और खड़ी चट्टानों से घिर जाने के बाद उनकी नाव आगे नहीं बढ़ पाई। उन्होंने कई कोशिशें की और आखिरकार उन्हें हार मानना पड़ा। 24 साल पहले जिस दिलेर ने कुदरत पर विजय हासिल की थी, 24 साल बाद उसी कुदरत ने एडमंड हिलेरी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। आज से 45 साल पहले एडमंड हिलेरी ने जिस कीवी मोटर बोट का इस्तेमाल अपने अधूरे मिशन के लिए किया था, वह आज कॉर्बेट नेशनल पार्क के म्यूज़ियम में है। कीवी बोट कॉर्बेट नेशनल पार्क की अमूल्य धरोहर के रूप में संरक्षित की गई है और इसे देखने हर साल देश विदेश से हज़ारों पर्यटक कॉर्बेट नेशनल पार्क के धनगढ़ी पहुंचते हैं। एवरेस्ट फतह करने वाले पहले शख्स सर एडमंड हिलेरी ने ओशियन टू स्काई अभियान में इस बोट का इस्तेमाल किया था। मिशन बीच में ही छोड़ना पड़ा था, जिसके बाद हिलेरी ने अभियान में इस्तेमाल होने वाली तीनों बोट उपहार के तौर पर भारत सरकार को दे दी थी। इसमें से एक कीवी बोट को भारत सरकार ने 1 मई 1979 को कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रशासन को सौंप दिया था। इसके अलावा बाकी दोनों बोट को पश्चिम बंगाल के सुंदरबन और सीमा सुरक्षा बल यानी BSF को सौंप दिया गया था। ये तो हुई आज के दिन की बात, लेकिन 1977 में इस यात्रा की शुरुआत से 24 साल पहले हिलेरी ने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। एवरेस्ट पर विजय हासिल करने वाले न्यूजीलैंड के नागरिक एडमंड हिलेरी का कदम 8,850 मीटर ऊंचे एवरेस्ट पर किसी मानव का पहला कदम माना जाता है। इस उपलब्धि के बाद वे एडमंड हिलेरी से सर एडमंड हिलेरी बन गए थे। उन्होंने 29 मई 1953 को सिर्फ 33 साल की उम्र में नेपाल के पर्वतारोही शेरपा तेंजिंग नोर्गे के साथ माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। एवरेस्ट शिखर पर सबसे पहले पहुंचकर सुरक्षित वापस लौटने वाले हिलेरी और शेरपा तेंजिंग ही थे। एवरेस्ट फतह करने वाले दिलेर एडमंड हिलेरी के बारे में अक्सर लोग सवाल करते हैं कि हिमालय को फतह करने के बाद उन्होंने कैसा महसूस किया। इस सवाल का जवाब अक्सर ही लोग तलाशते हैं। एडमंड ने इसे लेकर लिखा है कि हमने ऐसा महसूस नहीं किया कि मानो हमने एवरेस्ट पर विजय पा ली हो, बल्कि हमें लगा कि हमने उसके अहंकार को चूर चूर कर दिया है। एडमंड और तेंजिंग ने एवरेस्ट शिखर पर जो 15 मिनट की अवधि गुजारी, वह उनके जीवन के लिए निर्णायक साबित हुई। उस पल एडमंड तेंजिंग से हाथ मिलाना चाहते थे, जबकि तेंजिंग ने खुशी के मारे एडमंड को बाहों में भर लिया था। एडमंड ने स्वीकार किया कि तब उन्होंने थोड़ी हिचकिचाहट महसूस की थी, मगर इसमें कोई शक नहीं कि दोनों ने संतुष्टि के साथ एक दूसरे की पीठ थपथपाई थी। एडमंड ने अपना ऑक्सीजन सेट उतार दिया था और जैकेट के अंदर से कैमरा निकालकर चोटी पर खड़े तेंजिंग की तस्वीरें खींचने लगे। तेंजिंग के हाथ में बर्फ़ काटने वाली कुल्हाड़ी थी, झंडे लहरा रहे थे।
फिर उन्होंने चोटी की तरफ आने वाली सभी मेड़ों की तस्वीरें खींची और अपने अगले लक्ष्य के बारे में सोचा था। उधर तेनजिंग ने तब प्रार्थना की और बर्फ़ के नीचे कुछ मिठाई और अपनी बेटी पेम पेम की रंगीन पेंसिलें गाड़ दी। वहीं जब एडमंड को जॉन हंट का दिया हुआ क्रॉस याद आया तो उन्होंने उसे तेनजिंग के बनाए गड्ढे के बगल में गाड़ दिया। एडमंड ने लिखा है कि इसमें कोई शक नहीं कि अजीब चीज़ें एक दूसरे के बगल में गाड़ी गईं, मगर ये चीज़ें इस बात का प्रतीक थीं कि पर्वत से मनुष्य को आध्यात्मिक शक्ति और शांति मिलती है। फिर दोनों वहीं बैठ गए और कैंडल मिंट केक बांट कर खाया। उसका ठंडा स्वाद माहौल से मिलता जुलता था। इसके बाद दोनों नीचे उतरे। 8000 मीटर से ज़्यादा की चढ़ाई करने के बाद दर्द से उबरने में हफ्तों लगते हैं। उनके बेस कैंप पहुंचने से पहले ये खबर दुनिया में पहुंच चुकी थी। उन्होंने वहां अपनी जीत की खबर BBC रेडियो पर सुनी। एडमंड हिलेरी ने इसके बाद गहरी नींद ली और उठकर अपनी मां के नाम एक एरोग्राम लिखा। बता दें कि डाक पहुंचाने वाले धावक नियमित रूप से बेस कैंप से काठमांडू तक चिट्ठियां लेकर जाते थे। एडमंड ने खत में लिखा, प्यारी मां, शायद मैंने दुनिया को ज़्यादा खुशी नहीं दी है, मगर मैंने हिलेरी वंश के नाम को कुछ प्रसिद्ध बनाने की कोशिश ज़रूर की है। पत्र के आखिर में उन्होंने लिखा, लौट कर तुम्हें ढेर सारे किस्से सुनाऊंगा। हिमालय जैसी ऊंची कदकाठी वाले हिलेरी का दिल भी हिमालय से कम विशाल नहीं था। हिमालय के लोगों की भलाई के लिए कई स्कूल, अस्पताल, हवाई अड्डे बनाने वाले हिलेरी अपनी दूसरी पत्नी लेडी जून हिलेरी के साथ बाकी जीवन ऑकलैंड में सादगी से रहे। जिस हिमालय ने हिलेरी को शोहरत की बुलंदी पर पहुंचाया, उसी हिमालय ने हिलेरी से उनकी पहली पत्नी और एक बेटी को भी छीन लिया। हिलेरी की पहली पत्नी लुइस और बेटी बलिंडा का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में साल 1975 में निधन हो गया था। वे उस वक्त हेलीकॉप्टर से न्यूजीलैंड की मदद से बनाए गए एक अस्पताल में काम करने के लिए उत्तरी नेपाल में स्थित लुकला जा रही थीं। हिलेरी की मृत्यु 11 जनवरी 2008 को 88 साल की उम्र में ऑकलैंड में हुई। चलते चलते आज की दूसरी अहम घटनाओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। 1975 भारत पोलो का विश्व विजेता बना। 2001 लंदन में ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर शेन वॉर्न टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 400 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले स्पिन गेंदबाज बने। 2003 मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया और मुंबा देवी मंदिर के पास हुए कार बम धमाके में 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। 2011 श्रीलंका की सरकार ने देश में घोषित इमरजेंसी को 30 साल बाद वापस लिया। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोज़ के लिए देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।